हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बात करने वाले जो हम कहें कि हमारा एक सीरीज चल रहा है वीडियोस का कि बीएचयू तक पहुंचने के सफर के बारे में। उसका आज ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपका घर कहाँ पे है। तो घर यूपी में आप जान ही रहे हैं, वहाँ पे जौनपुर जिला बदलापुर पोस्ट, गांव का नाम बबरा। उस गांव से रहे हैं जहाँ पे हम आपको बताए थे पहले पार्ट में कि मुझसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक लोग बीएचयू पहुंचे थे, वो भी बीटेक के कोर्स में, बीएचयू आईआईटी में। 2011 में जब बीएचयू नहीं निकल पाया, उसके बाद हम कहे कि एमजीक्यूबी का एंट्रेंस नहीं निकला, तो मैंने आपको पिछले ही पार्ट में बताया था कि मैं बीकॉम के लिए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए नहीं गया। उसी समय मेरे घर के बगल में एक भैया थे जो कि सीए रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि अभी तो बीएचयू नहीं निकल पाया, मीन्स बीकॉम नहीं कर रहे हो, तो ईयर बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ करो, आगे के लिए सोचते रहो और आगे चल के तुम सीए करो, मीन्स बीकॉम करना लेकिन सीए भी कर लो। और फिर उन्होंने मुझे बेस बताया कि कैसे सीए करना है, कि पहले सीपीटी करो फिर आईपीसीसी, सारी चीजें उन्होंने समझाई। उनके समझाने के बाद मैंने तुरंत उसी वक्त सीपीटी के लिए इनरोलमेंट करा लिया, मीन्स सीए फाउंडेशन का कोर्स जो होता है उसी साल, चूंकि मुझे पता था कि अभी तो साल भर मुझे कुछ करना नहीं है तो कुछ कर लिया जाए, तो सीपीटी के लिए मैंने एनरोल कराया। और सीए के बारे में आपको पता ही है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप जो देखेंगे कि 7 से 10% के बीच में ही रहता है। मीन्स अगर 100 लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो 7 से 10 लोग ही पास हो पाते हैं, बाकी नहीं पास हो पाते हैं। ठीक, तो जब रजिस्ट्रेशन करा लिए तो चूंकि सीए का आपको भी पता होगा कि कोई प्रॉपर स्कूल नहीं होता है, इसके लिए आप कोचिंग करिए या सेल्फ स्टडी कीजिए। तो मैंने भी कोचिंग स्टार्ट किया जून से, जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराए थे, फिर उसके बाद लग गए आगे के लिए। दिसंबर में एग्जाम होने वाला था और उस टाइम हम कहें कि कोचिंग तो कर रहे थे, सीपीटी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अंदर एक कसक हमेशा रहती थी कि आपको अनुभव होगा कि स्कूल जाना और कोचिंग जाना बोथ आर डिफरेंट। और आप ये कल्पना कीजिए कि जब आप बचपन से लेके क्लास 12th तक डेली स्कूल गए हों, कंधे पे बैग डाल के गए हों पढ़ने, और अचानक से वो चीजें आपकी लाइफ से हट जाए, और फिर हम कहें कि तब आपको कैसा लगेगा। और आपको पता है कि अभी मुझे पढ़ाई आगे करना है, ऐसे सिचुएशन 2 बार आते हैं, मीन्स जब आप बैग नहीं ले सकते, एक तो जब आपका कभी ब्रेक लगे पढ़ाई में, दूसरा कि जब आप पूरी पढ़ाई कर चुके हो। तो सेकेंड सिचुएशन जो है कि जब आपका एजुकेशन लाइफ कंप्लीट हो चुका है, तब उतना दर्द नहीं होता है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट। तो जब भी कोचिंग जाते थे, रास्ते में देखते थे कि हाँ लोग स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं बैग लिए हुए हैं, तो बहुत अजीब संदर्श होता था कि ये सोचने को मजबूर होता था मैं कि क्या ये सिचुएशन मेरे लाइफ में फिर से आएगा कि नहीं। मीन्स अंदर कहीं ना कहीं घोर निराशा भरती चली जा रही थी। और उसके पीछे की एक वजह और थी कि जितने भी साथ के दोस्त यार रहे हैं कि सबका बीकॉम में हो चुका था, सब कहीं ना कहीं से बीकॉम करने लगे थे। कोई बीएचयू में चला गया, कोई विद्यापीठ में, कोई हरिश्चंद्र में, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मीन्स सभी लोग चले गए। तो इकलौते नल्ले हम बचे थे उस समय। और समय के बीतते के साथ जैसे जैसे समय बीतने लगा, इसका असर और दिखने लगा कि हाँ हम नल्ले हैं, क्योंकि आपके
दूर दराज के रिश्तेदार, पड़ोसी, जिनको आपके जीवन की सबसे ज्यादा चिंता होती है, वो आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं। फैमिली वाले उतना नहीं सुनाते हैं जितना उनका कि पड़ोसी या दूर दराज के रिश्तेदार सुना देते हैं। तो उससे हमें एहसास होने लगा कि हाँ नहीं, अब जीवन कुछ नहीं है। पर उसके बाद भी इधर चूंकि सीपीटी में रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, तो उसके लिए दिन रात एक लग करके पढ़ाई करने लगे और मन में ठान लिए थे कि कुछ भी हो जाए सीपीटी तो क्रैक करना है। लेकिन सीपीटी क्रैक करना इतना आसान भी नहीं था, कि बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है, कि हर सब्जेक्ट में 60% लाना था और ओवरऑल 50% लाना होता है सीपीटी क्रैक करने के लिए। टोटल 4 सब्जेक्ट रहते थे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आना शुरू हुआ तो हम पता करना शुरू किया कि इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से कैसे किया जाए मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको बताएं कि सीपीटी एग्जाम में जब आप एनरोलमेंट कराते हैं तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक सीडी दी जाती है उस टाइम, और उसमें प्रैक्टिस पेपर्स रहते हैं कि आप बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। तो सीडी मिला था, दिन भर कोचिंग के बाद घर पे बैठ के सिस्टम पे सीडी लगा के उसमें जो प्रैक्टिस सेट रहते थे उसको सॉल्व करते थे। फिर उसके साथ साथ हम कहें कि इंस्टीट्यूट से ही बुक आई रहती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उसको सॉल्व करते थे। मीन्स जितना हो सकता था उतना पढ़ाई करते थे। फिर एक दिन मेरे भैया ने बताया कि इस समय बनारस में बहुत सारी कोचिंगें हैं कि जो मॉक टेस्ट करा रही हैं। मीन्स एग्जाम के पहले आप जाके वहां पे टेस्ट दीजिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके लिए उस टाइम 2011 में कोचिंग वालों करीब 100-150 रुपए चार्ज करते थे। तो हमने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे वहां पे करीब 30 बच्चे थे। तो हम लोग अलग अलग कोचिंगों में जाके, कभी दुर्गा कुंड पे, कभी हम कहें कि महमूदगंज में, जो बनारस के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कोचिंगों में पता करते थे जहां मॉक टेस्ट होता था और वहां पे जाके मॉक टेस्ट देना शुरू किया। और मॉक टेस्ट का हम कहें कि जो रिपोर्ट आता था वो काफी पॉजिटिव रहा मेरे लिए। जिस भी जगह पे जाके हमने टेस्ट दिया, हर जगह कहीं पे फर्स्ट रैंक, कहीं पे सेकंड रैंक, कहीं पे फर्स्ट, कहीं पे सेकंड, ऐसा रहा। लेकिन एक कोचिंग के रैंक से तो कुछ होने वाला नहीं था जब तक इंस्टीट्यूट की तरफ से आप क्वालिफाई ना हो जाए। बट एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि हाँ, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले अगर आपका रिजल्ट अच्छा जा रहा है तो दैट्स मीन्स आपका उस एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। ठीक, तो ऐसे करते करते फाइनली एग्जाम का टाइम आया, सीपीटी का एग्जाम हमने दिया। चूंकि इसके पहले इतना पढ़े थे कि सीपीटी का जो एग्जाम आपका होता है, कर सकते हैं 2 शिफ्ट में होता था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर्स और शिफ्ट 2 में थर्ड और फोर्थ पेपर। और ये दोनों शिफ्ट एक ही दिन होते थे, मीन्स एक ही दिन में चारों पेपर आपका हो जाता था। जब फर्स्ट शिफ्ट हम दे के निकले हैं तो अंदर से एक चीज समझ में आ चुका था कि सीपीटी एग्जाम में क्रैक कर जाऊंगा, इतना तो कन्फर्म मैंने, मतलब इनर फीलिंग आ चुकी थी। क्योंकि उसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। पहले मैं बता कि 50% आपको चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। 50% अगर आप ओवरऑल पा जाते हैं इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 60%, तो आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस आते थे, फर्स्ट पेपर में 100 रहते थे। और फर्स्ट पेपर जो था अकाउंट और बिजनेस लॉ, इन दोनों को मिलाकर रहता था। 60 क्वेश्चन अकाउंट्स के, 40 क्वेश्चन आपके बिजनेस लॉ के। और हम कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, प्लस कुछ मेरे जो टीचर्स हैं उनका गाइडेंस रहा है कि अकाउंट शुरू से मुझे बहुत पसंद है और उसमें पूरा मन लगा के प्रैक्टिस करते थे। तो इस वजह से हम कहें कि सीपीटी के एग्जाम में 100 में से 81 क्वेश्चन मैंने किया। और उस 81 में से मुझे मतलब ये पता था कि 1-2 गलत होंगे, उससे ज्यादा गलत नहीं होने के चांसेस हैं, और नहीं होगा, एकदम अंदर से श्योरिटी थी। तो अब
1 क्वेश्चन करने के बाद अगर 1-2 गलत हो गए, मीन 78 क्वेश्चन भी रहा, तो हमें उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन सही करने थे बस, मीन 100 में से 22, जिसमें कि हम कहें कि सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर होता था आपका मैथ 50 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 50 क्वेश्चन। मैथ से तो नाता दूर दूर तक बहुत नहीं रहा है, या उससे कहें कि 36 का आंकड़ा रहा है, फिर भी सेकेंड शिफ्ट का पेपर दिया और ओवरऑल पेपर देने के बाद ये पता चल चुका था रिजल्ट आने के पहले कि हाँ इस एग्जाम को मैं क्रैक करूंगा। जनवरी में रिजल्ट आया, एग्जाम क्वालिफाई हुआ। जिस कोचिंग में हम लोग थे वहां से सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई हुए, एक मैं, एक लड़की थी, और शायद उस वक्त बनारस से 100 से 150 स्टूडेंट्स सीपीटी एग्जाम को क्रैक किए थे। तो एक बार हम कहें कि फिर से कि अपने आप को साबित करने का मौका मिला था। अब वही लोग जो आपके करियर पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे वही आपको शाबाशी देने लगे, अरे नहीं बेटा तुम तो बहुत कुछ कर सकते थे, ये तो भरोसा था हम लोगों को। और ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ होता है कि अच्छे दिनों में लोग आपके साथ अच्छी बातें करेंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब सबसे ज्यादा जरूरत होता है कि वो आपके मनोबल को और मजबूत करें, वो इसके विपरीत करते हैं, वो आपको अधिक से अधिक तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होइए। मीन्स जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, खुद से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, तो आप ये कभी मत उम्मीद करिए कि दूसरे आपको सहारा देंगे, वो भी आज के दौर में कभी नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपको सहारा देने वाला। ठीक, तो हमेशा आप अपने आप को खुद से टारगेट दीजिए और खुद से उसको अचीव कीजिए और खुद ही उसको सेलिब्रेट कीजिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होना, किसी से उम्मीद लगाना, एक तो लाइफ में छोड़ दीजिए। हम कहें कि ये सबसे बेहतर होगा आपके सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, अदरवाइज हमेशा आप निराशा में घिरे रहेंगे, हमेशा आपको ठोकरें लगती रहेंगी। ये हम अपने अभी तक के जीवन का अनुभव बता रहे हैं, साथ ही साथ जो हमसे बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनके अनुभव रहे हैं, तो दोनों लोग के अनुभव के आधार पर चीजें आप लोग को बता रहे हैं। सीपीटी क्रैक हुआ, फिर उसी टाइम जनवरी में, चूंकि बीकॉम तो कर नहीं रहे थे, तो आईपीसीसी के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया और कोचिंग शुरुआत कर दी फरवरी से। अब जब इस दौर को हम आज के भी समय में मुड़कर पीछे देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि वो एग्जाम क्वालिफाई करना मेरे लिए वरदान था या मीन्स गुड था या बैड था। अब ऐसा क्यों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा, लेकिन उस चीज को आदमी सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू किए, मीन्स आईपीसीसी की क्लासेस। और आईपीसीसी की क्लासेस कुछ इस तरीके से होती रही हैं, आपको बता दें कि एक क्लास 3 घंटे की होती है और मिनिमम हम कहें कि डेली 2 क्लास करनी होती थी। तो सोचिए 6 घंटे की क्लास, एक सब्जेक्ट की 3 घंटे की क्लास, जिसमें कि हम कहें कि एक मूवी खत्म हो जाती है। उस क्लास को करते रहे। जनवरी में रजिस्ट्रेशन, फरवरी से क्लास शुरू, फरवरी बीता, मार्च आया। जब मार्च आया तो फिर से पिछले साल वाली सिचुएशन क्रिएट, मीन्स सीएचएस में जाओ, लाइन में लगो, बीएचयू एंट्रेंस का फॉर्म भरो और मई में एग्जाम देना है। फॉर्म लाए, भरे और एंट्रेंस के लिए समय नहीं मिलता था कि अलग से कहीं पे क्लास कर सके, क्योंकि आईपीसीसी की क्लास कर रहे थे। जब आप 6 घंटे मिनिमम किसी कोचिंग में दे रहे हैं तो फिर उसके बाद हम कहें कि आपके पास एनर्जी नहीं बचती है कि आप और कहीं पे पढ़ाई कर सकें, क्योंकि 6 घंटे वहां देने के बाद 6 घंटे ही आपको घर पे देने होते रहे पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ
EMG के VP का भी फॉर्म भरे क्योंकि एक ऑप्शन बी लेकर चलना था। उस समय लोगों ने बोला कि नहीं 2 जगह भरो, इतना इनफ रहेगा। मैंने कहा ठीक है, सब कह रहे हैं, चूंकि अगर आप लोगों की बातें ना माने तो फिर आपको पता है कि आपका रिजल्ट अच्छा आया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रिजल्ट खराब आया तो फिर वो लोग सुनाने के लिए तैयार रहेंगे, अरे हम तो बोल ही रहे थे, कर लेना चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों जगह का फॉर्म भरे, BHU का एंट्रेंस दिए। पिछली बार से बेटर इस बार का पेपर गया, ये अंदर से फीलिंग आई। विद्यापीठ का दिए, वहां का भी पेपर इस बार का अच्छा रहा। चूंकि बीच में गैप जो मिला, जो सिचुएशन क्रिएट हुए और CPT के एग्जाम के लिए जब तैयारी किए, CA फाउंडेशन का जब कोर्स किए, तो वहां से काफी कुछ गेन किए। और सबसे बड़ी चीज जो गेन की कि चूंकि 12th तक यूपी बोर्ड का मैं स्टूडेंट रहा, हिंदी में पढ़ता था, लेकिन CA के कोर्स में जैसे ही मैंने एंट्री लिया, CPT के लिए तैयारी शुरू किया, वहां से इंग्लिश पैटर्न पे हम आ गए, क्योंकि वहां के जो सब्जेक्ट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, उनको हिंदी में देखना काफी कठिन होता। ये भी मुझे भैया ने बताया था, कहा कि हिंदी पैटर्न पे मत जाना, इंग्लिश पे ही जाना। और इंग्लिश थोड़ा सा कि मेरे लिए इसलिए कठिन नहीं रहा कि जब कॉमर्स के सेक्टर में हम आए क्लास 11 से, उसी टाइम से मैं अकाउंट की बुक जो थी CBSE बोर्ड की ले लिया। मीन्स अकाउंट में हमेशा DK गोयल बुक की पढ़ा, 11 12 पूरा। मेरे क्लास में सब SM शुक्ला या यूपी बोर्ड के जो भी पैटर्न की बुकें थी उसको सॉल्व करते थे, लेकिन मैं CBSE बोर्ड के बुक से पढ़ाई किया। तो इस वजह से थोड़ा इंग्लिश से कह सकते हैं कि फैमिलियर रहा और दिक्कत नहीं है इस। ठीक, तो ये हम कहें कि 2012 का सफर रहा कि एंट्रेंस दिए। अब एंट्रेंस देने के बाद कैसा सिनारियो हुआ, ये आपको अगले पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।